सर जय हिंद, मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, जय हिंद। थैंक यू सर इस बार फिर से। Jai Hind, Rajesh. Nice to proceed with you for the next session. थैंक यू सर। दरअसल सर मैं कोल्ड वॉर पे बात करने वाला था क्योंकि कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही है जैसे लग रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं खेमेबाजी की जा रही है और अमेरिका और चीन जो है अलग अलग देशों को जो है अपने साथ मिलाने में जुटे हुए हैं। उसी पे मैं बात करना चाहता था सर। दरअसल अमेरिका ने नाटो बनाया और नाटो के बाद अब नाटो प्लस की तैयारी है। नाटो प्लस को अगर मैं देखता हूं तो वो चीन के लिहाज से दिखाई पड़ता है कि चीन के खिलाफ जितने देश हैं उनको इकट्ठा किया जाए। भाई अगर मैं रूस और चीन वाले इसमें आ जाऊं तो मैं देखता हूं कि ईरान उनके साथ है, साउथ अफ्रीका उनके साथ है, बेलारूस उनके साथ है, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है। तो क्या सर ये एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है या कोल्ड वॉर से पहले का एक सिनेरियो है जहां पे तमाम दोनों कंट्रीज जो हैं वो तमाम मुल्कों को अपने पीछे लामबंद कर रहे हैं? राजेश, इस समय यूएस, अमेरिका और चीन जी। ये दो कॉम्पिटिटर देश हैं, एक कंपटीशन में है और उनकी कंपटीशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ये तीनों में मिली हुई है और इसमें एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि चीन इस समय नंबर 2 स्पॉट पे ही है और काफी ज्यादा मार्जिन में अमेरिका से पीछे है। एक अगर मैं मिसाल दूं आपको मिलिट्री का, तो 2021-22 में जो जीडीपी के मुताबिक 2022 में अमेरिका ने $872 ऑफ जीडीपी अपने मिलिट्री के ऊपर डाला था और चीन ने $292 जीडीपी। तो ये देख लें, मोर देन 3 टाइम्स अमेरिका मिलिट्री स्पेंडिंग में लगा हुआ है। तो उससे हमें जाहिर हो जाता है। अभी अगर हम पहचाने दोनों देशों को, चाइना इसमें कोई शक नहीं है कि हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स, मेजर इकोनॉमिक फोर्स एंड इमर्जिंग मिलिट्री पावर है, नंबर 2 ही है। और सबसे उसमें क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुई है वो विश्व में चैलेंज कर रही है, इंक्लूडिंग अमेरिका को। अमेरिका को फिक्र है कि चीन टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट कर गया है और हर एक स्फीयर में कर गया है। स्पेस देखो, आउटर स्पेस देखो, साइबर में देखो, तो चीन की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। नाउ अगर हम दोनों देश को कंपेयर करें, चीन अपने आप को एक सिविलाइजेशन देश, अपने एक सेंट्रल पावर, जो कि सेलेस्टियल अंपायर जो था, वो बोलते हैं कि हमारी राज गद्दी विश्व में चीन में है। ये उनका एक बहुत ज़्यादा बिलीफ है और वो अमेरिका को समझते हैं कि ये तो 200 साल 250 साल पुराना आज़ादी प्राप्त किए हुए मुल्क है। हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमने दुनिया को इतना कुछ दिया है साइंस, टेक्नोलॉजी में, मैथ्स में, तो हम तो बहुत सुपीरियर हैं। तो वहाँ पे अमेरिका पीछे है। पर अगर हम देखें दोनों देश के, द लैंड ऑफ चाइना एंड लैंड ऑफ अमेरिका, तो देखो अमेरिका बहुत ही एक अमीर मुल्क है, अपनी धरती में फर्टाइल देश है और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उन्होंने की है जब से उसको आज़ादी मिली, और ख़ास करके पिछले सदी में, उसमें पिछली सेंचुरी में उन्होंने अपने आप को एक वर्ल्ड पावर की पोजीशन में रखा है, नंबर 1। आपको मैं याद दिलाऊंगा, एक मॉनरो डॉक्ट्रिन बनाई थी अमेरिका 1905 में, जितना मुझे याद आ रहा है। और मॉनरो डॉक्ट्रिन में क्या था कि वो अमेरिका कॉन्टिनेंट है जो इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका,
वो हमारा एरिया ऑफ डोमिनेशन है और यूरोप वहां पे नहीं आएगा। और उसी बिलीफ पे वो आगे चलते रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंकल सैम बोलते हैं वर्ल्ड का पुलिसमैन भी है और उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अभी चीन का क्या है? चीन एक देश है जो कि 1837 से लेके 1949 जब कम्युनिस्ट पार्टी माओ से तुंग की सरकार ने जन्म लिया, ये 100 साल से ज्यादा उनकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बोलते हैं। और वो उन्होंने बोला है कि हम कभी दोबारा नहीं होने देंगे ये रिपीट, क्योंकि अगर हम देखें चीन की बहुत डायनेस्टीज रही है। चीन एक मुल्क रहा है पहले, है उनकी हैन डायनेस्टी जो थी, उसके बाद वो कई और डायनेस्टीज आई और आखिर में थे ये मांचू जिसको क्विंग डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुन यट सेन 1912 में आए राज में। तो इसमें क्या है कि चीन एक मुल्क रहा पर ह्यूमिलेटेड भी रहा और उनकी डायनेस्टीज बदलती रही। अभी उन्होंने हैंड चाइनीज को बिल्कुल एक डोमिनेशन कर दिया है, करंट जो अभी की चाइनीज की लिस्टिंग है। तो अभी जो कोल्ड वॉर का आपने बोला है, अगर मेरे को अलाउ करेंगे आप, कोल्ड वॉर का क्या है कि चीन चाहता है कि मैं विश्व के ऊपर राज करूं और अमेरिका कहता है मैं अपना यूनिपोलर वर्ल्ड पावर, द ओनली सुपर पावर, उस पद पे मैं बैठा रहूं। तो ये सिचुएशन है इस समय। ठीक है, लेकिन मैं 2-3 चीजें इंसिडेंट और हुए सर, मैं थोड़ा सा उन पे भी चाहता हूं कि हम नजर डालें। दरअसल जब अमेरिका के रक्षा मंत्री फिलीपींस में थे तो उसी वक्त अमेरिका का युद्धपोत और चीन का डिस्ट्रॉयर आमने सामने हो गए थे। 150 गज या फीट की दूरी में दोनों टकरा सकते थे, इतने नजदीक दोनों हो गए थे। उससे पहले आसमान में साउथ चाइना सी के स्काई में चीन का JF-16 और अमेरिका का एक जासूसी विमान, टोही विमान जो था, वो भी आमने सामने हो गए थे। और अब खबर आई कि ब्रिटेन के जो विमान थे उन्होंने स्वीडन में आकर रूस के विमानों को कहा कि आप यहां से हट जाइए। तो क्या ये इस वक्त जो है पोस्टरिंग ऑफ पावर भी हो रही है? चीन और रूस मिलकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं भाई, नाटो और अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहे हैं दोनों कंट्रीज को। देखें, इस समय रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उसने एक वर्ल्ड के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शुरुआत सेटअप कर दिया है। और जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें एक तरह की चॉकिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वो चल रही है। पुतिन की लड़ाई में ये क्या हुआ है जो उसने की है कि उसने नाटो जो एक बिखरता अलायंस था उसको उसने यूनाइट कर दिया, उनकी एकता आ गई। तो वहां पे स्ट्रेटजी पुतिन की फेल हो गई है। और दूसरा है कि चीन इस समय अपने आप को समझता है कि मैं एक बाइपोलर वर्ल्ड करूं। बोलता तो है कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। और उसका मकसद क्या है? उसका एम है कि वो एक सुपर पावर गिना जाए और उसका अपना ब्लॉक हो। और अमेरिका लीडर उधर है, चीन इधर लीडर बन गया है और रूस चीन का अभी नंबर 2 बन गया है। वो एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, बट रशिया अभी उसका जूनियर पार्टनर है। अभी इनका क्या कुछ हो रहा है प्रॉब्लम्स इस समय, वो है कि सबसे पहले आइडियोलॉजी। अमेरिका की आइडियोलॉजी इज वर्किंग ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, विश्व में डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। और चीन बोलता है कि जो हमारा सिस्टम है, हमने अपने देशवासियों को, हमने अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया है, जो भी हमारा ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो, जो भी है, कि हमारी तरक्की देखो आप, जो हमने तरक्की की है। और उनके पास बोलते हैं हमारी देश की एकता है। ताइवान का अगर मसला देखा जाए तो चीन के जो वासी हैं 90 से ज्यादा % वो बोलते हैं कि ताइवान हमारा है। तो वो बोलते हैं हमारी नेशनलिज्म बड़ी स्ट्रांग है, हमने तरक्की की है, हम अपने देशवासी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो आइडियोलॉजी में आ गया।
और दूसरा है कि इनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है दोनों देश में, वो जी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब आप कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो चीन अमेरिका के अंदर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और अमेरिका चीन के अंदर कर रहा है। और वो क्या है, अगर मैं चीन का एग्जांपल लेता हूं तो चीन ने जी वहां पे अपने एक तरह का पुलिसिंग शुरू की हुई है अमेरिका के अंदर। ओके हाँ, वो जो चीन के वहां पे सिटीजन्स हैं उनके ऊपर वो स्पाइनेज करते हैं, उनको हैरेस करते हैं कि जो आपके माँ बाप पीछे हैं उनको तंग करेंगे अगर आप चीन को साथ नहीं देंगे। तो ठीक है। एक मैं बहुत एक बड़ा चीज और ली शांगफू जब सिंगापुर में थे शांग्री-ला डायलॉग में, तो ली शांगफू ने एक चीज कही कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग होती है तो ये दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त होगा। क्या वाकई में दोनों देश उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों को पता है कि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों मुल्क टकरा सकते हैं उस वक्त। देखिए, इस समय जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पोस्चरिंग, आपने मिसाल दिए थे, वो भी सही है। और ये भी जो कर रहे हैं एक तरह का पोस्चरिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एक दूसरे को दे रहे हैं। और इसमें देखो कोई शक नहीं है कि चीन ने बहुत तरक्की की है मिलिट्री एडवांसमेंट में। जब 1995-96 में ताइवान का एपिसोड हुआ था, चीन ने उस समय भी अपना दम दिखाया था। क्लिंटन थे अमेरिका के राष्ट्र प्रेसिडेंट, उस समय इन्होंने अपने कैरियर बैटल ग्रुप भेजे थे और चीन पीछे विड्रॉ हो गया था। पर आप देखो जब पेलोसी आई पिछले साल और अभी जो इनका राष्ट्रपति है वेन गई थी अमेरिका ग्वाटेमाला, तो 2 बारी चीन ने एक ब्लॉकेट किया है ताइवान का एरिया, पूरा मिलिट्री दम दिखाया है। तो ये जो पोस्चरिंग है, ये चीन ने एक मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम हमारी मिलिट्री आपका सामना करेगी, इसलिए आप हॉट वॉर में मत जाएं। कोल्ड वॉर तक तो हम पहुंच गए हैं, अभी हॉट वॉर का मत करें। और यही उनका जो था डिफेंस मिनिस्टर शांगफू ने, ये मैं समझता हूँ संदेश अमेरिका को बड़ा क्लियर दे दिया है। और अमेरिका ने ये भी एस्टेब्लिश किया है ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 में कि अगर लड़ाई होती है ताइवान के ऊपर, अमेरिका ताइवान के रेस्क्यू में आएगा, हिस्सा लेगा। उसने $4.5 बिलियन मिलिट्री एड भी सैंक्शन की है पिछले साल। और आपने शुरू में ये नेटो प्लस की बात की थी, तो नेटो प्लस क्या है, वो अमेरिका का एक फुल सपोर्ट टू ताइवान है, जो कंपटीशन चाइना के साथ है कि ताइवान पे आप हमला करने की कोशिश मत करना। और इसलिए 2023 में उन्होंने ताइवान पॉलिसी एक्ट है जो वो इकोनॉमिक पैकेज का है। तो इसमें क्या है कि ताइवान एक मेजर इशू रहेगा। देखिए ये जो कोल्ड वॉर है इंटरनल, जो मैंने बताया चीन में देखो तिब्बत है, यूगर्स है, हांगकांग है, ऐसे तियाननमेन स्क्वायर की अभी भी जो है यादें वो पीछे नहीं हुई। 1989 में हुआ था, अभी भी वो चाइना को तंग कर रही है। अच्छा, तो ये उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तिब्बत का प्रॉब्लम, और अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। पर जब हम आइडियोलॉजी और वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें तो क्या सिचुएशन है, अमेरिका ने अपनी, मैं कहूँगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा स्प्रेड कर दी। पहले वो इंडो पैसिफिक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे चीन पे, फिर रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो वहां पे चले गए। और अमेरिका का क्या हुआ है अभी, इंडो पैसिफिक तो है उसका मेन सपोर्ट, इसलिए उसने नेटो प्लस किया, इसलिए उसने ऑकस किया, इसलिए उसका क्वाड है, इसलिए उसका आईपीएफ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि चैलेंज करता है चीन की आरसीईपी को। नाउ वैसे ही अमेरिका में समझता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स में इस समय एक तरह का बैकवर्ड स्टेप हुआ है उसका, मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है। सऊदी अरेबिया ईरान की मीडिएशन चीन ने किया और ये वर्ल्ड विश्व में, दुनिया में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं एक वर्ल्ड पावर हूं टू बी काउंटेड,
और मैं मीडिएशन भी कर सकता हूँ। उन्होंने रूस और यूक्रेन लड़ाई में भी 12 पॉइंट प्रोग्राम ऑफर किया। बस एक आखिरी सवाल जो मैं और समझना चाहता हूं आपसे, छोटा सा जवाब उसका चाहूंगा कि अगर कोल्ड वॉर जैसे हालात फिर से बनते हैं, चीन और अमेरिका इस बार आमने सामने होते हैं, क्योंकि पिछली बार सोवियत रूस था और अमेरिका था, और इस बार चीन और अमेरिका आमने सामने होते हैं, तो भारत न्यूट्रल रहेगा, भारत अमेरिका के पक्ष में जाएगा या भारत चीन के पक्ष में जाएगा? सर, ये जो सवाल है बड़ा लाइव सवाल है और भारत को एक डिसीजन मेकिंग डिलेमा रहेगा। क्यों? कि हम किसी ब्लॉक के हिस्सेदार नहीं रहे। पर ये जब कोल्ड वॉर होती है, मैं समझा भारत फिर भी इसको बैलेंस रखेगा। कोल्ड वॉर इज नॉट हॉट वॉर। कोल्ड वॉर मैं समझता हूँ इज अ मिक्सचर ऑफ कोल्ड वॉर, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारा इसके अंदर एक डफटेल हुआ हुआ है, इरेगुलर वॉरफेयर, जैसे भी टर्म्स कर लो। और कोल्ड वॉर के दौरान भारत मैं समझता हूँ टिल्ट होगा अमेरिका की तरफ, पर एक्टिवली नहीं ज्वाइन करेगा। जैसे कि उन्हें यूक्रेन रशिया लड़ाई में किसी साइड में हिस्सा नहीं लिया, न्यूट्रल है, टिल्ट है टुवर्ड्स रशिया। तो मैं सोचता हूँ भारत उसको अपनाएगा और सही भी रहेगा। देखें, चीन हमारे बॉर्डर पे है, चीन की जो मिलिट्री ताकत है वो हमें एक्सेप्ट करना है इस समय अधिकतम है, परंतु लड़ाई का मैदान जब आता है तो पॉइंट ऑफ डिसीजन होता है, एरिया ऑफ डिसीजन होता है। मिलिट्री काबिलियत आपने क्या लगाई, किस रेशियो में लगाई, और वहां पे आपने सक्सेस अचीव कर सकते हो। बेशक ओवरऑल इंफीरियरिटी है आपकी ताकत में, तो मैं समझता हूँ भारत वहां पे एक ऐसा जवाब दे सकता है कि चीन को मात सामने आएगी अगर मिलिट्री एक्शन लेगा। तो चीन वैसा कदम नहीं उठाएगा, पर चीन का जो प्रोपेगेंडा है बहुत स्ट्रांग है, उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत स्ट्रांग है, उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजीज हैं, जो मीडिया, पब्लिक, लीगल, ये सब चीज़ें वो मिलाता है। दुश्मन देशों के पॉपुलेशन को प्रोपागेंडा करके उनमें डर पैदा करते हैं। तो ये जो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है चीन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी वो किया है उन्होंने इस समय 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी, ताइवान में भी किया हुआ है, भारत में भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, बहुत कुछ आज सर आपसे सीखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वंस अगेन, तमाम चीजों को इतने अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू।